आज की कुछ बड़ी वर्ल्ड अपडेट्स पर ध्यान दें तो यहाँ नाटो के देशों में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। तो एक तरफ ब्रिटेन है जो अभी भी FTA की बातचीत पर अटका हुआ है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया उसकी मिलाई खाने में लगा है। इसी के साथ ही जो तुर्की कल तक धमकी देने में लगा था, आज वही बड़े संकट में आ चुका है। तो भारतीय नौसेना ने अपने दम पर हूती विद्रोहियों पर एक बड़ा हमला कर डाला है। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट की शुरुआत करें तो आपने देखा होगा तुर्की कैसे मुस्लिम लीग में बने रहने के लिए इजराइल के पीछे पड़ चुका है, लेकिन इन सब के बीच में वो ये भूल गया है कि उसके देश में हालात अभी ठीक नहीं है। यही वजह है कि नेटो बनने के बाद ये पहली बार है जब किसी नेटो सदस्य देश को निकालने की बात हो रही है। और यहाँ सिर्फ तुर्की ही नहीं है बल्कि हंगरी का भी नाम सामने आता है। दरअसल नेटो जो दुनिया के सबसे बड़ी सुरक्षा शक्ति माना जाता है, आज अपने ही लोगों से लड़ाई लड़ रहा है। असल में यहाँ 2 सदस्य देश हैं, तुर्की और हंगरी। इस संगठन को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और हंगरी की बात करें तो ये खुलेआम रूस का समर्थक रहा है, जबकि नेटो को रूस से काउंटर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब यही देश इसको खोखला करने में लगे हैं, जो कि रूस के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। लेकिन यहाँ तुर्की तो और भी खतरनाक है। एक तरफ अमेरिका के साथ उसका गहरा रिश्ता है, तो दूसरी तरफ उस पर रूस से हथियार खरीदने का जुनून सवार हो चुका है। और इन्हीं सब की वजह से नेटो की एकता में हमले से लेकर दूसरे देशों को धमकाने तक तुर्की सब कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से अब नेटो का संगठन टूटने की कगार पर आ चुका है। यही नहीं, इसके अलावा तुर्की ने स्वीडन को ही नेटो में शामिल होने से रोका था। वहीं अब तुर्की इजराइल को धमकी दे चुका है, जबकि इजराइल एक प्रमुख गैर नेटो सहयोगी का दर्जा रखता है। मतलब आप इजराइल को नेटो से जुड़ा हुआ भी कह सकते हैं। लेकिन तुर्की इजराइल पर टूट पड़ा है, जिसको लेकर इजराइल ये चाहता है कि तुर्की को नेटो से निकाल दिया जाए। अगर ये सब और बढ़ता है तो इससे नेटो की अहमियत कम होती हुई दिखाई देगी। देखा जाए तो ये दोनों ही देश आर्टिकल 5 को ही दांव पर लगा रहे हैं, जिसके मुताबिक अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी सदस्य देशों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। लेकिन तुर्की और हंगरी जैसे देशों की वजह से ये नियम खतरे में पड़ सकता है। अब देखना यह है कि नेटो इन बागी सदस्यों को काबू करेगा या ये देश इस संगठन को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। आपको क्या लगता है, तुर्की का समय नजदीक आ गया है या उसको कहीं और से ताकत मिल रही है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भारत के ऐसे कारनामे से जुड़ी हुई है जो अमेरिका की हवाइयां उड़ाने के लिए काफी है। दरअसल भारत ने लाल सागर में अमेरिकी नेतृत्व वाले सुरक्षा दल में शामिल नहीं होने का फैसला किया है, लेकिन अरब सागर और अदन की खाड़ी में अपने 12 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं और ये युद्धपोत व्यापारी जहाजों की सुरक्षा में लगे हैं। बता दें कि भारतीय नौसेना की ये सबसे बड़ी तैनाती है। वहीं हाल ही में रूस गए भारतीय युद्धपोत INS तब्र पर मिलिट्री ड्रोन हमले के निशान से इस बात का पता चला है और ये जहाज इजिप्ट से लौटने के बाद ही ड्रोन से भिड़ा था। बता दें कि हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में जहाजों पर हमला कर रहे हैं, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भारत ने लाल सागर में सीधा हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन व्यापक सुरक्षा घेरा जरूर बनाया है। बता दें कि भारत पहले ही इस क्षेत्र में समुद्री डकैतों से लड़ रहा था और 2008 में तो भारत ने एक पायरेट शिप को ही डुबा चुका है। वहीं हूती विद्रोहियों के पास इस समय ईरान से मिले हुए ड्रोन हैं, जिसका इस्तेमाल वो अपने हमले में कर रहे हैं। लेकिन हमारे जाबाज सैनिक हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं और ये वक्त दिखा रहा है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि विश्व पटल पर एक सशक्त देश बन चुका है। वहीं हमारी नौसेना ने साबित कर दिया है कि हिंद महासागर हमारा है और ये आगे भी रहेगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ी हुई है, जिसमें एक तरफ ब्रिटेन है जो बस सोच कर दिन गिनने में लगा है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया भारत से फ्री ट्रेड करने के बाद नंबर्स को गिनने में लगा है। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक संबंधों में तेजी आ रही है और हाल ही में हुए इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि ECTA ने दोनों देशों के बीच व्यापार को और बढ़ा दिया है। वहीं भारत से ऑस्ट्रेलिया का निर्यात पिछले 5 वर्षों में 2 गुने से भी अधिक हो चुका है, जिसमें टेक्सटाइल, आयरन, स्टील और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया आंध्र प्रदेश की नई राजधानी यानी कि अमरावती के विकास में सहयोग करने की संभावना भी तलाश रहा है, जिसमें एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की गुंजाइश शामिल है। वहीं ऑस्ट्रेलिया क्लीन कोल, ग्रीन एनर्जी के लिए आवश्यक खनिजों, सोलर एनर्जी पैनल्स आदि के निर्यात पर बल दे रहा है, जो कि भारत में बढ़ते सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए एक बड़ा अवसर है। खास बात तो यह है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समूह का महत्वपूर्ण योगदान है। जहां ऑस्ट्रेलिया अपना व्यापार बढ़ाने में लगा है, तो ब्रिटेन अभी तक बातचीत की टेबल पर ही नहीं आ पाया है। लेकिन भारत की आर्थिक ताकत बढ़ता देख ब्रिटेन इस समझौते को एक रणनीतिक कदम के रूप में देख रहा है।
जो न केवल उसको आर्थिक लाभ प्रदान करेगा बल्कि उसे वैश्विक बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल भारत में बढ़ती तकनीकी प्रतिभा और स्टार्टअप इकोसिस्टम ब्रिटेन के लिए आकर्षक मौका बना रहे हैं और ये एफटीए इन क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दे सकता है और ब्रिटेन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान कर सकता है। मतलब इस साल के अंत तक आपको शायद ब्रिटेन भारत के साथ टेबल पर बैठता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जितना ज्यादा ब्रिटेन इसमें देरी करता है उतना ही बड़ा वो एक मौका गंवाता हुआ दिखाई देगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये कनाडा से जुड़ी हुई है, जिसने उसके ऊपर एक बड़ी आर्थिक चोट दे मारी है। दरअसल कनाडा, जो विदेशी पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा देश हुआ करता था, आज संकट के दौर से गुजर रहा है। बता दें कि भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव ने इस खूबसूरत देश की चमक को फीका कर दिया है। असल में हुआ यह है कि कनाडा में बढ़ती खालिस्तानी गतिविधियां, भारतीय मूल के लोगों पर हमले और दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनयिक मतभेद छात्रों और उनके परिवारों के लिए चिंता का सबक बन गए हैं। वहीं अब कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट की संख्या में भारी गिरावट से कॉलेज और विश्वविद्यालयों पर संकट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा असर शिक्षकों के वेतन, छात्रों की सुविधाओं और संस्थाओं के विकास पर पड़ रहा है। बता दें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिलने वाली हाई फीस इन संस्थानों के बजट का एक बड़ा हिस्सा होती थी, जिसकी कमी से संस्थानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती हुई जा रही है। वैसे ये सिर्फ कनाडा के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बड़ी चुनौती है। बता दें कि कनाडा में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र न केवल अपनी शिक्षा पूरी करते हैं बल्कि वो वहां रहकर भारत और कनाडा के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करते हैं और उनकी वापसी पे भारत के विकास में भी योगदान देते हैं। क्या अब ये समय नहीं है कि दोनों देश आपसी मतभेद को भुलाकर छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखें? हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही स्थिति में सुधार होगा। आपको क्या लगता है, इसका जल्दी समाधान होना चाहिए या कनाडा को और सबक मिलने देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भारत की शानदार डिप्लोमेसी से जुड़ी हुई है, जहां भारत ने तेल के खेल में एक बड़ा जबरदस्त दांव खेलकर सऊदी अरब को मात दे दी है। जहां पहले सऊदी अरब तेल के कारोबार का बादशाह माना जाता था, वो रूस से सस्ता तेल खरीदता था और फिर उसे दुनिया भर में महंगे दामों पर बेचकर खूब कमाई करता था। परंतु भारत ने इस खेल को ही पलट दिया है। बता दें कि भारत ने सीधे रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। इससे सऊदी अरब की बीच की दलाली खत्म हो गई है और उसकी कमाई पर पानी फिर चुका है और अब सऊदी अरब को मजबूरन कुवैत का महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। और ये भारत की जीत ही नहीं बल्कि देश की आत्मनिर्भरता की जीत है। हमने दिखा दिया है कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये एक ऐतिहासिक कदम है जिसने भारत को दुनिया के तेल के नक्शे पर एक शक्तिशाली खिलाड़ी बना दिया है। वहीं आप ये सोच रहे होंगे कि सऊदी, जो तेल के खेल में एक बड़ा खिलाड़ी है, फिर भी उसको तेल खरीदना पड़ रहा है। असल में सऊदी अरब के पास बहुत सारा तेल है, लेकिन ये सारे तेल एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ तेल से पेट्रोल और डीजल आसानी से बन जाता है, लेकिन कुछ तेलों को बदलने में ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए सऊदी अरब को कभी कभी दूसरे देशों से अलग तरह का तेल खरीदना पड़ता है। खैर, यहाँ जो भी हो, भारत ने साबित कर दिया है कि जो भी देश उसको गिराने की कोशिश करेगा, भारत उनको लंबे रास्ते में ही दौड़ा देगा, जो उनके लिए बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होगा। वहीं आपको क्या लगता है, भारत ने सऊदी अरब के साथ अच्छा किया या भारत को दोस्ती का लिहाज करना था?